अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सरसुर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिसको डिस्कस करना, जिसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते अपने आज के मौजू के ऊपर, जिस पर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना की नई शक्ल और इसका फैलाव रोकना कैसे मुमकिन है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोविड-19, जिसने पिछले कई अरसे से हमारी पूरी जो ज़िंदगी है उसका निज़ाम दरम भरम कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वबा ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और कई कीमती जानें जो हैं वो यकीनन हमसे जुदा हुई हैं, जो कि बहुत एक बड़ा नुकसान हमें भारी जिसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो कोरोना वायरस का ये जो फैलती हुई वबा है, जिसका एक 5वीं लहर की जिसकी बात की जा रही है, ओमिक्रॉन, जो कि इस वक्त हमें अपने पंजे गाड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसका फैलाव हम कैसे रोक सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे इसका फैलाव रोकने के साथ साथ ये ओमिक्रॉन जो है इस वक्त जो अपने पंजे गाड़ने जिसने शुरू किए हुए हैं, इसकी वजह से हमें कौन से भारी नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। और अगर आज की हम बात करें, मैं आ रही थी, मैं न्यूज़ सुन रही थी जिसमें कहा जा रहा है जहाँ के इस्लामाबाद में कम से कम 3 केसेस सामने आए और अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो कम से कम 78 जो मस्बत केसेस की शरह है वो हमें देखने को मिली है। तो कहा जा रहा है कि आने वाला साल जो है 5वीं लहर का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो किस तरह हम 5वीं लहर को जो है उसका सामना करने के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी फैमिली को सेफ सिक्योर रखने के लिए, अपने मुल्क को सेफ सिक्योर करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमें तालीमी सतह पे अगर देखें तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां हमने पहले इतने मुश्किल से अपने आप को कवर किया, तालीमी निज़ाम जो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम पे हम बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गए, जो कि एक नई चीज़ थी हमारे लिए। यकीनन हमें वहां पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली, हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, लेकिन इसके जो मनफी असरात भी सामने आए थे। तो क्या ओमिक्रॉन की वजह से भी कुछ मनफी असरात सामने आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कैसे उनका सामना किया जाए, कैसे उनको कवर अप किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई नेगेटिव असरात मुरतब ना हो। और इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, वो भी पेश हैं ताकि लोगों को आगाह किया जाए, अवेयर किया जाए। ऐसे साइड एरियाज़ जिन तक ये एहतियाती तदाबीर के जो पैगामात हैं वो नहीं पहुंच सकते, तो उन तक पहुंचाना, और जो पेशेंट है जिनको कवर करना, जिनको एहतियाती तदाबीर से, जिनको मेडिसिन से रिलेटेड, जो तमाम उनकी जो एक ज़िंदगी है उसको संभाल के रखने में उनकी जो गाइडलाइन करते हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे कि किस तरह वो मज़ीद अपने काम को तेज़ करें ताकि हमारे जो मुल्की हालात, जो पहले कोरोना की 4 लहर की वजह से निज़ाम दरम बरम हुआ है, ये ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा हमें ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस ना करने पड़े, हम अपने आप को संभाल सकें, अपनी जो मुआशी और माशरती हालात जो हमारे पहले से ख़राब हुए हैं दोबारा उनको फेस ना करना पड़े। तो आज इस पर इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जब आप बदलते मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, क्या ही बात है अगर हमारे ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार रहे और इस खुशगवार मौसम को हम लुत्फ़अंदोज़ इससे होते रहे, तो यकीनन ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और बर वक्त उनको अदा भी करते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आप हेल्थ पब्लिक एक्सपर्ट मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं और मेडिसिन दो मुंडे से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर आदिल यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का तो शुक्र है। सर में खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर तालीम है, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रिंसिपल हैं एम स्कूल एंड कॉलेज के, सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? सत्सरा में आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर आज के मौजू से रिलेटेड हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर आदिल साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन कोरोना की एक शक्ल, ये क्या है? क्या ये कोविड-19 की ही एक शक्ल है या कुछ नया वायरस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है? एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक फैली है उसमें पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हुआ है और पाकिस्तान में इसका आगाज़ जो है ना ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अप्रैल 2020 में। तो शुरू में जो वेरिएंट था वायरस है, इसकी खासियत ये है कि ये वक्त के साथ साथ अपनी जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो अपनी हैयत और जो नेचर है वो चेंज करता रहता है। तो शुरू से हम देखें अभी हम जो एविडेंसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। उससे पहले वो डेल्टा था जो इंडिया से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से उसकी मैसिव रेप्लिकेशन हुई, फिर पूरी दुनिया में फैला और रिसेंटली ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से जो उसका एविडेंसेस है हमें बताते हैं कि वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैला। अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो ये पूरे यूरोप अमेरिका में इसका जो है ना पूरी तरह ये डोमिनेंट जो वेरिएंट है इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस है। पाकिस्तान में भी जैसे आपने बताया कि कराची से ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे पहला केस कंफर्म हुआ, फिर चंद दिन पहले लाहौर में भी ये केसेस डिटेक्ट हो गए। इवन इस्लामाबाद में 3 केसेस देखने को मिल गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब एक केस आएगा तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अपने रेप्लिकेशन होगी, एक इंसान से दूसरे इंसान में जब जाएगा तो इसका फिर फैलाव बढ़ता जाएगा। अभी अगर हम देखें इस स्टेज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले भी हमारे यहाँ कोई इतनी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों में। तो अगर हम इस ओमिक्रॉन वायरस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो ख़दशा ये है कि इसकी जो हैयत है वो ये है कि ये तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। पहला जो वेरिएंट था उससे कुछ 10 गुना इसकी ज़्यादा रेप्लिकेशन या ट्रांसमिशन होती है लोगों में। तो खदशा ये है कि पाकिस्तान में भी जैसे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तकरीबन फरवरी में नेक्स्ट ईयर ये फिर एक हम 5वीं वेव की तरफ हम जाएंगे। ये पीक पकड़ सकता है, पीक पकड़ सकता है। तो ये जैसे आपने कहा कि इस वक्त चूँकि ये आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में तो ये है वो टाइम जहाँ पे हम अपनी जितनी भी एहतियाती तदाबीर करें इसको हम मज़ीद बढ़ने से बचा सकते हैं। और जो 5वीं वेव है जिसमें अगर हम दुनिया का जो डेटा देखते हैं वहाँ पे एक मैसिव इन्फेक्शन फैला हुआ है ऐसे, तो उसको हम इनिशियली दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन सी एहतियाती तदबीर है, उन पे भी हम बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। पहले हम आपके स्कूल और कॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इसका आगाज़ हुआ, क्या इसके मकासद हैं, प्लीज़ आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एम स्कूल एंड कॉलेज हमारा इसका आगाज़ जो था ना एक विज़न और मिशन के तहत हुआ था जिसमें हम चाहते थे कि जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से हम बच्चों को लेके आएँ और उन्हें तालीम के ज़ेवर से रास्ता करें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो भी उनके लिए भी इक्वल चांसेस हो ताकि वो माशरे का अच्छा इंसान बन सके। exactly. तो इसकी 2011 में हमने इसका आगाज़ किया था इन रेंटेड बिल्डिंग
और अब यानी हमने अपनी एक बिल्डिंग बना ली मरी एक्सप्रेस वे पर, और एक अच्छी इन्वायरमेंट में इसको चला रहे हैं। और मुख्तलिफ एरिया से हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं, इट्स मिनी पाकिस्तान, जिसमें बलूचिस्तान से भी बच्चे हैं, KP के से भी हैं स्टूडेंट्स, GB के एरिया से भी स्टूडेंट्स हैं, और आज़ाद कश्मीर से भी हैं। इस तरीके से इवन फ्रॉम कराची आल्सो वी हैव सम स्टूडेंट्स, और इंटीरियर सिंध से भी हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा वो सेटअप है जिसमें बच्चों को हम लेते हैं। इसमें ऑर्फन्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स होते हैं, ज़बरदस्त, उनको हम देते हैं स्पेशल। और इसके अलावा भी अगर ऑर्फन नहीं है, फिर भी अगर कोई नीडी है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको केस को स्टडी करके उनको स्कॉलरशिप देते हैं। सो अराउंड 20 million rupees we are dispersing every month as a scholarship. सही, ज़बरदस्त। तो वो हम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। यानी हमारा जो एक्सपीरियंस इस सिलसिले में गुजरा है, उसमें हम यानी बहुत ही सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, और समझते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं कर पाते। बल्कि बाद हमने देखा कि जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनसे ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट भी होता है हर चीज़ के अंदर। स्पोर्ट्स में इनका ये एक्सेल इन्होंने किया है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद का एक स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ तो प्राइवेट स्कूल्स का, तो उसमें हमारे स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन ली पूरे इस्लामाबाद में। अराउंड फ्रॉम 6000 स्टूडेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये हुआ था। तो यानी वो टैलेंट ही था उनका बच्चों का, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। इसी तरीके से एजुकेशन में भी जहानत है, सिर्फ उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी कम होती हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें उनको पर काम करना होता है उनका, इसलिए थोड़ा सा वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन उनमें टैलेंट है कि बहुत आगे निकल सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ इसके बारे में। जो कोरोना की वेव चली है, चूँकि ये इससे एजुकेशन काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, और चूँकि सिर्फ अपने स्कूल की बात नहीं है, चूँकि हम पूरे प्राइवेट स्कूल्स के एक नेटवर्क के साथ भी अटैच होते हैं, पूरा तालीमी निज़ाम। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हम जितना अवेयरनेस कोरोना के हवाले से भी या किसी भी इसी तरह से पेंडेमिक के हवाले से स्कूलों के अंदर दे सकते हैं, वो बाहर नहीं आप दे सकते, क्योंकि हर जगह टीवी की एक्सेस भी नहीं है, या उसको फॉर्मल तरीके से देखते नहीं हैं लोग। यानी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को एजुकेशन दी, इसकी अवेयरनेस की दी, और वो बहुत केयर करते हैं। यानी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत केयर करते हैं, अपने टीचर्स की बातों को सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे समझते हैं। तो लिहाजा ये जो अप्रोच है ना, मेरे ख्याल से स्कूल बंद करने वाली ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बाहर इंटरेक्ट करना है। जब वो छुट्टी पे होते हैं तो वो और ज्यादा गली मोहल्ले में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर हम ज्यादा एहतियात करवा सकते हैं। ज्यादा एहतियात करवा सकते हैं, उनको तालीम भी दे सकते हैं। कैन पुट पोस्टर लगाते हैं, एहतियाती तदाबीरों पे भी अमल करेंगे वो। और इसके अलावा और अभी जो रिसेंटली हुआ है ना, दैट इज वैक्सीनेशन। पेरेंट्स नहीं लेके जा रहे बच्चों को वैक्सीनेशन, हमने स्कूलों में करवाई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी है 100% वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स, 100% हमने करवा ली है। सही, क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं, आप DHO को, गवर्नमेंट इज देयर कोऑपरेटिंग, वो बंदों को भेजती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आके, वो वैक्सीनेशन होती है। अभी भी जो आपने देखा कि स्कूलों में थोड़ी वेकेशंस को डिले किया गया, वो वैक्सीनेशन की वजह से किया गया। सही, कि चूँकि उनको पता है कि जब आप छुट्टी कर देंगे तो बच्चे जो हैं वो चले जाएंगे घरों, फिर उनको कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वैक्सीनेशन। बिल्कुल, तो इस लिहाज से ये अप्रोच के हॉलीडेज कर दी जाए स्कूलों में, वो वायरस को कंट्रोल करने के लिए, मेरा ख्याल है अच्छी अप्रोच नहीं है। इसका कोई और सोल्यूशन जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि घरों में आप बच्चों को बाउंड नहीं कर सकते। वो गली कूचों में फिरते हैं और ज़्यादा इन्फेक्ट होने का उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा है। बिल्कुल, स्कूलों को बंद कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। इवन स्कूल के अंदर हम अपने बच्चों को ज़्यादा इन एहतियाती तदबीरों पे ला सकते हैं, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ हम घर में अपना ख्याल रखते हैं, वहाँ बाहर भी जब निकले तो दूसरे लोगों का भी अपने साथ साथ हम ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी कैंपेन, आपने इसका आगाज़ किया था, एहतियात वाहिद निजात, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक अलायंस था, कंसोर्टियम था, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसका हिस्सा थी, इस अलायंस का, और ये एको फंडेड एक इनिशिएटिव था। उसका मकसद ये था कि जब ये पेंडेमिक पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तो
ऑब्वियसली बहुत सारे इदारे अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि इसको कंटेन किया जाए। ठीक है। तो उसमें फिर ये जितने भी इंटरनेशनल इदारे थे, इन्होंने एक उसको ज़रूरी समझा कि हम भी अपना हिस्सा डालें और गवर्नमेंट का साथ दें इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ने, ब्रेक के बाद इन डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, आज के मौजू के ऊपर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, इस सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमें आज के मौजू पे ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू जी, जैसे मैं बता रहा था कि ये एक कैंपेन थी, अलायंस था, ये कोविड रिस्पांस के सिलसिले में गवर्नमेंट के को हमने सपोर्ट किया। तो इसका मकसद यही है कि जो कौमी एक एफर्ट्स हो रही थी कोविड को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो इसके तहत इसमें मुख्तलिफ इदारे थे, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मुख्तलिफ अपने अपने एफ़र्ट्स की। ठीक है। इसमें एक जो अहम कंपोनेंट था वो था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कोविड रिस्पांस में, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसका नाम है रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो उसके तहत मकसद उसका ये है कि कम्युनिटी को, लोगों को बताया जाए कि इससे बचने का तरीका क्या है। जैसे आपने देखा है कि पूरी दुनिया में जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था, इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व हुई, डेटा आया, तो उसकी बेस पे रिसर्च हुई, तो अभी हमारे पास वो वैक्सीन है। अभी भी हमारे पास जो डेटा है, जो इंटरनेशनल हमारे पास डेटा है, उसको एनालाइज करें तो पता चलता है कि वैक्सीन इज़ स्टिल नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। उससे बचने के लिए वैक्सीन फिर भी मुकम्मल एहतियात या उसका इलाज नहीं है। सही। जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? एहतियात। एहतियात में जैसे ये हमारी कैंपेन का हिस्सा है, एहतियात वाहिद निजात। तो उसका कहने का मकसद यही है कि जितनी भी हम एहतियाती तदाबीर करेंगे, हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकेंगे। उसमें एक वैक्सीन वो भी शामिल है इसमें, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हैं और उसकी फ़र्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी लोगों को लग रही है। उसके अलावा ये थर्ड डोज जिसको बूस्टर का कहा जा रहा है कि वो काफी अभी वो बूस्टर की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन है ग्लोबली अगर देखें तो उसमें 90%, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट उनका वो डेटा है कि 90% जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं वो हैं जिनको फर्स्ट एंड सेकेंड भी लगी है, अभी उनको बूस्टर नहीं लगी डोज। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वैक्सीन लगने के बावजूद, जैसे हमारे पाकिस्तान में 2-2 वैक्सीन डोजेज लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो अब उसका फिर हल क्या है? वैक्सीन तो इवॉल्व होती जाएगी वक्त के साथ साथ। उसका हल ये है कि एहतियाती तदाबीर करें, जिसमें सिंपल हैं, उसके लिए कोई वो कॉम्प्लेक्स या कोई मुश्किल वो एहतियाती तदाबीर नहीं है और हर कोई वो उसको अपना सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, काफ़ी हद तक ये भी सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन डोज लगवाई थी, ये ओमिक्रॉन उन पे ज़्यादा जो है वो अटैक कर रहा है। इज इट करेक्ट? अभी तो ये रिसेंटली ये पेंडेमिक जो ओमिक्रॉन वायरस का जो है वेरिएंट अब ये फैला हुआ है। अब ये जैसे डेटा आएगा तो उसमें फिर हम मज़ीद हमें एविडेंसेस मिलेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सही। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखें या इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था, हमें जो मेन चीज़ है वो है एहतियाती तदाबीर। बिल्कुल। और वो बहुत सिंपल हैं और आसान है। अब उसमें क्या है? मास्क का पहनना, क्राउडेड जगह पे आप इकट्ठे ना हो, ठीक है ना, ये बहुत हर कोई अपना सकता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मादत आपकी बात करें चक्के, कल से न्यू ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये एहतियाती तदाबीर हमें अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि घरों में रहे, बगैर किसी काम के हम बाहर ना जाएं।
तो और एक और उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो हैंड वॉशिंग या हाथ का धोना साबुन से। बिल्कुल। अब ये वो ऐसी तो चीज़ें हैं, इस्लाम में भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये ऐसी चीज़ें हर कोई, चाहे वो बच्चा है या ख़वातीन हैं या मर्द हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, ये हर कोई अपनी जगह पे इसको अपना सकता है। बिल्कुल। और ये वो बेसिक एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम इसको अपने आप को बचा सकते हैं। और ये अगर हम जो इसका ट्रेंड देख रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस का, तो हमें बिल्कुल आज से ही इस पे हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और बहुत बड़ा क्राउड ना बनाएं, या ऐसी जगहों को जैसे मार्केट्स हैं या बाज़ार हैं, उन जगहों को अवॉइड करें। बिल्कुल। क्योंकि जितने वो क्राउडेड जगह होंगी उससे वायरस ज़्यादा ट्रांसमिट होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये सिंपल एहतियाती तदाबीर छोटे छोटे काम हैं जिनको अपनाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। यकीनन ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे मुआशरे के लिए मुफीद साबित होगा कि हम अपने साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम तालीमी निज़ाम की बात करें, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ, पहली वेव आई, किसी को नहीं पता था कि कैसे इसका हमने सामना करना है, कैसे चीज़ों को हमने मैनेज करना है। तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो था वो हमारा तालीमी निज़ाम था। जैसे तैसे करके हमने ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उसको कवर करने की कोशिश की। तो ये ओमिक्रॉन की वजह से तालीमी निज़ाम किस हद तक मुतासर हो सकता है, या फिर हमारे ऑनलाइन सिस्टम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम इस ओमिक्रॉन की वजह से भी अपने तालीमी निज़ाम को बरकरार रख सकेंगे कि कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? ये जो यानी एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 2 सालों में जी, वो यानी ऑनलाइन एजुकेशन का, वो इट्स रियली ए फेलियर। जी, उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है स्पेसिफिकली इन आवर एरिया। उसके कई रीजंस हैं। हमने जो आपके समय मैंने बताया कि हम अंडर प्रिविलेज एरिया से बच्चों को लेके आते हैं, वहाँ पर तो आपको पता है कोई भी इंटरनेट का भी सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर हो भी, मसलन मोबाइल से नेटवर्क हैं, तो जो घराने हैं उनका मोबाइल वही नहीं है, यानी आप समझिए छोटे मोबाइल उनसे फ़ोन के लिए वो यूज़ करते हैं, यानी उनकी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती। यानी हमारे मुल्क के लिए तो बिल्कुल ही, वैसे फिर पूरी दुनिया में ये फेलियर है ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, और हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं है। खुसूसन हमारा जो असल पाकिस्तान है हमारा, वो यही इन्हीं एरियाज़ में है। चंद शहरों को आप छोड़ दें, बाकी जगहों को आप देखें तो इस लिहाज से ये कोई कामयाबी नहीं हुई है इस सिलसिले में। और जब तक हम वाकई एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लेते, और हमारे जो घराने हैं उनकी माली हैसियत इतनी नहीं हो जाती कि वो अच्छे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस अपने साथ रख सकें, उस वक्त ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम जो है ना वो चलने वाला नहीं है हमारे मुल्क में। अलबत्ता इसकी एक ज़रूरत ज़रूर है, सिर्फ इस वायरस की वजह से भी, वैसे भी एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट्स को इस सिलसिले में ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। मसलन एक एज ए स्कूल ओनर और स्कूल प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको समझा देते हैं कैसे इंटरनेट को यूज़ करना है, कैसे आपने एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, सारा कुछ है। लेकिन जब वो घर में जाते हैं तो वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं उनकी। अगर फ़र्ज़ करें अपने वालिद का या किसी हमसाये का मोबाइल ले लें, लेकिन उसमें भी 100% नहीं होते बच्चे, जितने 100% है वो कनेक्ट हो ही नहीं पाते, जो उनके घरों में या उनके एरियाज़ में होता ही नहीं है। तो इसमें मैं एक बात और एडिशनल करना चाहता हूँ, चूँकि हमारा हमने अपना एक स्लोगन रखा हुआ है, जैसा इन्होंने बताया था कि जो है वो एहतियात वाहिद निजात, जैसा हमारे एजुकेशन में हमने रखा हुआ है तालीम बराए तहजीब, हमारे स्कूल का ये स्लोगन है। इस तालीम बराए तहजीब का मतलब ये है कि एजुकेशन सिर्फ किताबों में रट्टा लगाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे, या सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि ये मैनर्स सीखना भी है, ये आपको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का फ़र्द भी बनाना है। यानी आपको कोई क्लर्क नहीं बनाने को जाके जो दफ्तरों में सिर्फ काम कर सकें, या वो समझ लें कि उनको ज़बान आ गई है और कुछ लिखना पढ़ना आ गया, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको एक सिविलाइजेशन के अंदर लेके आना है, उनको तहजीब सिखानी है, ताकि वो ये समझे। अब ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप गौर करें तो इसी दायरे के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर सिविलाइज सोसाइटी हो तो आपने एक इंस्ट्रक्शंस दी, आपके टीवी से भी नशर हो गई, या मसलन गवर्नमेंट के किसी बड़े डिग्निटी ने को बात कर दी, तो सब ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हमारे लोग नहीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते, उसकी वजह ये होती है कि वो उस लेवल का हमारे वो नहीं है। तो मैं एजुकेशन में समझते हैं कि हमें बाउंड किया जा रहा है। जी। तो इसलिए हमें एजुकेशन में इस तहजीब का को ख़ास फोकस करना चाहिए,
और बच्चों की तरबियत जो है ना वो स्कूलों में करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अलबत्ता घर को भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, घर की तरबियत भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अभी हम लोग इस काबिल नहीं हुए। लेकिन कम से कम हम टीचर्स ट्रेनिंग करके अपने टीचर्स को, इन्वायरमेंट को अपनी ऐसी कर सकते हैं कि हम बच्चों तक वो तरबियत की चीज़ जो है वो पहुंचा सकें। बिल्कुल। और तरबियत की जहाँ तक हम बात करें, तरबियत का आगाज़ घर से होता है। जी। पढ़ी लिखी माँ होगी, अच्छी तरबियत याफ्ता होगी, तो यकीनन वो बच्चे को गाइड करेगी और बच्चा उसके बाद फिर स्कूल में जाएगा, फिर वहाँ उसकी तरबियत की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, ये जो वबा, एक कोविड-19 जैसी, फिर ये ओमिक्रॉन जिसका हमें सामना करना पड़े, इसके जो हमारे दिमागी सेहत पर हैं वो कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं? लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे नेगेटिव असरात जिससे वो मुतासर हो रहे हैं? अच्छा, ये जब से ये पूरी दुनिया में कोरोना की जो वबा फैली है, तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो जो बीमार हुए हैं, बीमारी की वजह से जो उनके जिस्म पे असर थे वो एक जगह पे थे, या जो सीरियस हुए वो हॉस्पिटलाइज हुए और रिकवर कर गए या उनकी डेथ्स हो गई। ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग इसके अलावा थे, तो हमें ये देखा गया है कि इस तरह की जो वबाएं आती हैं ना, तो वहाँ पे चूँकि ये दुनिया में फर्स्ट टाइम इस मैसिव, इससे पहले वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की एपिडेमिक हुई थी, तो ये उसके बाद जो है ना ये एक मैसिव वबा पूरी दुनिया में फैली है। बिल्कुल। तो जब ये वबा फैली थी तो उस वक्त जो है ना किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, किसी किस्म का डेटा अवेलेबल नहीं था, और ये भी पता था कि जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि इसका इलाज कुछ भी नहीं है। वैक्सीन भी तो बाद में कुछ 6-7 महीने के बाद आई। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक खौफ था लोगों में, एक खौफ था और बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि ये ना जाने क्या होगा, हम आगे कैसे जिंदा रहेंगे, या अगर हो गया तो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ था, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा लोगों के जहनों पे। ये एक वजह थी। ठीक है। इसके अलावा जब ये पूरी दुनिया में फैली बीमारी, पाकिस्तान में भी हम उसी वेव में गए हैं, तो उसका नतीजा ये था कि शुरू में गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए वो एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन पैदा की। सही। ये एक कंपल्शन भी थी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था इसको रोकने का। तो जब ये लॉकडाउन भी किया गया, उसके बाद फिर एक और स्ट्रेटजी स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन की तरफ हम गए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के रोज़गार के जो ज़राए थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। एग्जैक्टली। लोगों ने, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हर तरह के इदारे, तालीमी इदारे कह लें, सनती इदारे कह लें, दफातर, वहाँ पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी या बंद कर दिए गए थे। अब उसमें क्या था कि सब घरों में महसूर थे। तो इस सिचुएशन में एक वो बीमारी का जिसका एक हमें पता नहीं था कि ये किस तरफ जाएगी और हमारे साथ क्या होगा, प्लस इकोनॉमिक जो उसका बर्डन था लोगों पे, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ। शुरू में एक इंसान के जिस्म की खासियत है कि कोई भी इस किस्म की सिचुएशन होती है तो स्ट्रेसेस या एंग्जाइटी होती है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये पॉजिटिव रिस्पांस होता है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसका फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, और उससे फिर क्या साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और उसमें फिर अगर वो और प्रोलॉन्ग हो जाए, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से ऊपर हो गए, उनके माइंड पे हावी होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे जो ना मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अब ये जितने भी मसाइल होते हैं, अपेरेंटली तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके वो एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर एड्रेस ना किया जाए या लोगों को बताया ना जाए या उनकी सपोर्ट ना किया जाए, तो वो फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कंसोर्टियम था और इसमें जो RCC का या रिस्क कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट का जो कंपोनेंट था, उसमें एहतियात वाहिद निजात के अलावा एक और भी थी हेल्पलाइन, ख्याल हेल्पलाइन। सही, ख्याल हेल्पलाइन। ख्याल हेल्पलाइन। तो उसका मकसद यही था कि एक तो लोगों को इस हालात में जो उनको एंग्जाइटीज़ हैं या जो फियर्स हैं या उनको अगर किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो ख्याल जो हेल्पलाइन है, लोग उसको फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं,
और अपना जो मसला बयान कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर उनको वो एक्सपर्ट ओपिनियन या उनको सपोर्ट दी जाती है, राय देते हैं। सही, बिल्कुल। उनके जो भी उनके सवाल होते हैं या जो फियर्स होते हैं वो उनको फिर गाइड किया जाता है। एग्जैक्टली। और इस हेल्पलाइन के ज़रिए अगर वो समझते हैं कि अगर ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मसला हो गया है और उसको मज़ीद कोई साइकाट्रिक असेसमेंट या उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो फिर क्या है, आगे फिर उनको लिंकेजेस बता देते हैं, लिंक कर देते हैं वो स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अगर उनको कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली फिर उनको साइकाट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो उनको फिर आगे गाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे मज़ीद इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हम मज़ीद लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले तो कोविड-19 जब आया वो मानते ही नहीं थे, कहते थे कि ये सिरे से है ही नहीं, एक वबा है, बस एक लोगों को परेशान डिप्रेशन का शिकार बनाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कैसे लोगों को आगाह किया जाए? जैसे गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी स्टेप लिए गए, हम कॉल करते हैं, वहाँ पे हमें आगाह किया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी अनाउंसमेंट करवाई जाती हैं। तो इसके अलावा जो साइड एरियाज़ हैं उनको कैसे आगाह किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए इस वायरस से? अगर देखा जाए तो खाली पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये था कि वो एक डिनाइल फेज था, लोग इसको तस्लीम नहीं करते थे और मुख्तलिफ किस्म की वो कंस्पिरेसीज थ्योरीज आती थी कि ये वायरस क्या है और ये क्यों फैला है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज थी। अभी भी जो है ना ओमिक्रॉन एक उसका नया वेरिएंट आया है, फिर वो एक कंस्पिरेसीज का एक फ्लड आ गया और ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना ये चलता है। आपको पता है सोशल मीडिया में इस किस्म की जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और लोग जो है ना उसको, और इस मामले में सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल। तो अब इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए बेहतर यही होता है कि आप जो सही इंफॉर्मेशन है, जो प्रूवन है साइंटिफिकली, उन चीज़ों को आप इंफॉर्मेशन दें, पहले तस्दीक करें, उसके बाद तस्दीक करें। और अगर कोई आपको उसकी मज़ीद वजाहत चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ख्याल हेल्पलाइन है, वहाँ से भी आप कॉल करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जहाँ तक आपका सवाल है कि इन नेगेटिव जो परसेप्शंस हैं लोगों के, उनको कैसे काउंटर किया ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद इन डिटेल अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर सर आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के मौजू पे इंडिविजुअल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, कुछ नेगेटिव चीज़ों के हवाले से आप बयान कर रहे थे। जी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, उसमें जैसे मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे वो लोगों की जो है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उनके फिर वो एक परसेप्शन बन जाती है और उसकी वजह से फिर वो एक डिनाइल फेज होता है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आजकल भी हम देखें, हमें पता है कि पहले वो डेल्टा वेरिएंट था और खुशकिस्मती से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि केसेस बहुत कम हो चुके थे पाकिस्तान में। 1% से भी जो है ना जो उसका पॉजिटिविटी रेट था पिछले कोई 6 हफ्तों से ऑलमोस्ट 1% से भी कम था एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें तो वहाँ पे फिर भी ज़्यादा था। तो अब उसमें ये है कि लोगों को इस स्टेज पे ये एक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिस पे वो उसको एक्सेप्ट करें कि ये एक हकीकत है और इससे बचाव के लिए जो है ना बहुत एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। और ये जो ख्याल हेल्पलाइन है ये भी एक उसी का एक ज़रिया है कि अगर किसी को किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसका कोई एक नफ्सियाती कोई मसला है या वो अगर समझता है ख़ुद उसको कोई प्रॉब्लम है या घर के दूसरे अफराद को है, तो
ऑनलाइन आके वो डिस्कस कर क्योंकि इस सकते हैं। वबा की वजह से और भी बेशुमार बीमारियों ने जन्म लिया है। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, हम तालीमी निज़ाम की बात करें तो कोविड-19 के अंदर तालीमी निज़ाम बहुत मुतासर हुआ, और अगर हम आज के स्कूल्स को देखें तो उनका एक इन्वायरमेंट बहुत कंजेस्टेड होता है, उनको नेचर, एक खुली फ़िज़ा भी मुयसर नहीं, जबकि कोविड-19 के लिए आपको नेचर के पास रहना, खुली फ़िज़ा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बड़ी अहम है, और जिस तरह से जो एहतियाती तदाबीर हैं इस सिलसिले में वो यही है कि इंसान कंजस्टेड एरियाज़ में ना रहे या गैदरिंग ऐसी ना हो। यानी हमारे यहाँ बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने ही नहीं है, इसमें से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी नहीं है हमारे यहाँ। कोई स्कूलों को नहीं देखा जाता कि वो कहाँ बनाए जा रहे हैं। ज़्यादातर स्कूल जो हैं अभी भी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, जबकि स्कूल के लिए एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके ख़ास एक साइज़ होना चाहिए। मसलन हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि हमने स्कूल की तामीर ऐसी की है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, यानी साइज़ जो है वो क्लासरूम का उस हिसाब से होना चाहिए, कॉरिडोर्स का उस हिसाब से होना चाहिए, लैब्स, फिर प्ले ग्राउंड्स हैं, बाकी चीज़ें, ये इसी बेस पर स्कूल की जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। अलबत्ता ये एक अपनी जगह एक ये भी एक रियलिटी है कि यानी जो कि ऊपर की सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पर इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती एजुकेशन की तरफ, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर आके उसको फुलफिल करता है। मतलब उनको भी मैं कंडेम नहीं करना चाहता यहाँ पर, मतलब उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन है कि बच्चे बजाय इसके कि कुछ भी ना पढ़ें वो उन छोटे स्कूल, लेकिन इसके आप इम्पैक्ट देखें ना, क्या ये हमें समझना चाहिए। खुसन अगर आज आपका प्रोग्राम इस हवाले से, तो ये भी हमें हम देखें कि कंजस्टेड एरिया में है। बल्कि ये तो मैं आप घरों में भी लोगों के जाए ना, छोटा सा घर है, 2 कमरे का घर है, 15-15 आदमी रहते हैं, और ये बड़ी एक हमारी एक प्रॉब्लम है। इसमें हमें इसका सोल्यूशन ज़रूर करना चाहिए। आप मार्केट्स में लोगों को जाने को मना करते हैं फ़लाँ जगह, लेकिन आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाएं, खुसन ये जो मैंने कहा रिमोट एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर तो गली, छोटी सी गली होती है, और सर चलने वाले लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा हमें वाकई एक लॉन्ग टर्म इस सोल्यूशन इसका करना चाहिए। हमारी कोशिश ये स्कूल का कम से कम जो हम इन्वायरमेंट लोगों को दें वो अच्छी जगह पे है, जैसे मरी एक्सप्रेस वे पर एक हिल है। जो घरों के अंदर स्कूल बनाए गए, वहाँ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते, कुछ नहीं हो पाती। आपको पता है आजकल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दौर है, बच्चे जो हैं वो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे ख़त्म हो गई हैं, तो फिर उनको फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता, ना उनको ग्राउंड दी जाती है, ना स्कूल देते हैं, ना कॉलेज, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन होती है, ना एरियाज़ में लोग बिल्डिंगें बना लेते हैं। अगर ग्राउंड हो भी, एलोकेटेड भी हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर इमारतें बन जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस वक्त कितना ज़रूरी है कि जहाँ हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तालीम के साथ साथ उनको खुली फ़िज़ा मुहैया की जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, ताकि उनकी सेहत बहुत जो है ज़रूरी वो है। अच्छी इसके बगैर चल ही नहीं सकता, काम ही नहीं चल सकता। इवन मतलब जो अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की, एंग्जाइटी की बात की, ये भी इससे जनरेट होती हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, यानी सिर्फ ये कोरोना या ये चीज़ें नहीं आपको प्रॉब्लम इस तरह की लेके आती, यानी मॉरल प्रॉब्लम्स हैं या एंग्जाइटी है या इस तरह की और इश्यूज़ हैं जिसका इंसान की रूह से ताल्लुक है, वो चूँकि आपको उसको फुल फ्लेज पैकेज देना होगा। बिल्कुल ऐसे, यानी उसको एनवायरनमेंट अच्छी देनी होगी, अच्छी एजुकेशन देनी होगी, अच्छी तरबियत देनी होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए उसको लाना होता है कि रूहानी तालीम भी उसको देनी होगी ताकि इंसान मजबूत हो। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे इसमें सिस्टम में इंडक्ट होनी चाहिए और सबको ख्याल इसका रखना चाहिए और इन स्टैंडर्ड्स में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तालीम के साथ साथ उनको तरबियत भी उनकी बेहतर हो ताकि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं वो हालात को समझ सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आज के हम गुफ्तगू को मद्देनज़र रखें तो कैसे हम अपने लोगों की काउंसलिंग करें ताकि वो इस सिचुएशन को समझ के इस ये जो वबा फैल रही है इसको हम रोक सकें, क्योंकि इनफरादी और इज्तिमाई सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों को इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि ये एक हकीकत है, ये कोई ऐसे वो मफरूज़ा नहीं है या कोई वो कंस्पिरेसीज वगैरह नहीं है, और ये एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में भी हम देखें पूरे एक फेज से गुजरे हैं जिसमें बहुत सारे लोग इसमें बीमारियों में मुब्तला भी हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। तो फिर हम दुनिया में देखते हैं तो यही सिचुएशन वहाँ पे थी, कुछ मुल्कों में ज़्यादा था, कुछ में कम था। और जैसे हमने ये पूरे 1.5 साल में ये देखा कि इस वबा की वजह से लोगों में जो है ना ये मेंटल हेल्थ जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा शरह बढ़ गई है। उसका
तरीका यही है हल करने का कि उसको टाइमली आप उसको कंसल्ट करें, जिस किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए वो आप उसको हेल्प लें। और जो अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं कि आप काउंसलिंग से अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो मसले हल हो जाते हैं। जैसे वो कोई फियर्स हैं या कोई एंजाइटीज़ हैं या किसी को कोई गाइडेंस चाहिए। स्टार्ट में ये वायरस आया था लोग डिस्कस नहीं करते थे, अगर कोई हल्का सा बीमार भी है तो वो बताता नहीं था, इतने लोग डर चुके थे। बिल्कुल, वो खौफ की हद तो ये थी ना, आप तो वो शेयर करने वाली बात करते हैं, लोग एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते थे, एक दूसरे से पीछे हटते थे। अगर कोई इत्तफाकी हाथ भी लग जाता था तो पता नहीं वो उसकी नींदें उड़ जाती थी कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये खौफ का आलम था। तो वक्त के साथ साथ अब इंसान की भी आप देखें सोच जो है ना वो इवॉल्व हुई है। अब हम थोड़े से वो एक कह लें कि बेखौफ हो गए हैं। उसका नतीजा आप देखते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं पे वो मास्क लोग पहनते नहीं हैं, या जो सोशल गैदरिंग्स हैं या ब्याह शादियाँ हैं वहाँ पे भी लोग बगैर एहतियाती तदाबीर के वो उसमें जा रहे हैं। यानी लोग आज को समझ रहे हैं कि हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें अब ये वायरस नहीं लग सकता। जी हाँ, बिल्कुल, वो उनका ये परसेप्शन है। वक्त के साथ साथ उनका परसेप्शन जो है ना वो चेंज हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये हकीकत है, इसको हमने एहतियात अभी करनी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उसका क्या नतीजा हो रहा है। पाकिस्तान में आज से ये आगाज़ हो गया है और ये उसको एंटिसिपेट करें कि फरवरी में तकरीबन पाकिस्तान में ये पीक चढ़ेगी, यानी कि आगाज हो चुका है। अगर अभी से हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये 5वीं लहर पीक पकड़ सकती है। तो उसका हल यही है कि इसी स्टेज पे हम जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें और ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाएं। यही करने से फिर क्या होगा कि वो जो एक बहुत हार्श किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस फिर गवर्नमेंट को लगानी पड़ती हैं, जैसे तालीमी इदारे बंद कर दिए, यहाँ बाज़ारों पे वो एक पाबंदियाँ लग जाती हैं, या स्मार्ट लॉकडाउन्स इम्पोज होते हैं, या और इस तरह की दफ्तरों में पाबंदियाँ लग जाती हैं, वो फिर हम उस स्टेज पे ना पहुँचे, ताकि अगर ये ओमिक्रॉन अगर ट्रांसमिशन हो रही है उसको किसी हद तक हम एक लिमिटेशन के अंदर हो, बिल्कुल, यानी एक वो मेगा स्केल पे या एक मैसिव किस्म की वो ट्रांसमिशन ना हो। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली लोग बीमार होंगे और फिर दूसरा हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी लोड बढ़ेगा, बर्डन आएगा। बिल्कुल, ये हमने जैसे पहले भी देखा था कि पाकिस्तान में भी जब ये बहुत ज़्यादा ये डेल्टा वेरिएंट की वो ट्रांसमिशन हुई थी तो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा था। यानी हॉस्पिटल्स पे जो एसेंशियल दवाइयाँ होगी और ऑक्सीजन कह लें या बेड्स की अवेलेबिलिटी वो नहीं मिल रहे थे, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्कुल ऐसे वो उनकी शॉर्टेजेस हो गई थी। बाकी दुनिया में भी हम देखते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस था। तो अगर हम अभी से एहतियाती तदाबीर करेंगे तो हम उस स्टेज पे हरगिज़ नहीं जाएंगे। यकीनन, बिल्कुल ऐसे। इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, दफ्तर बंद कर दिए जाते हैं, और यही वो अदारे हैं जहाँ पे हम एहतियाती तदाबीर को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो क्या कोविड ज़्यादा हमें यही नज़र आता है? हमारे स्कूल बंद किए गए, हमारे दफातर बंद किए गए, मार्केट्स खुली हैं, मॉल्स खुले हैं, तो कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, किस तरह हम अपनी काउंसलिंग करें और जो एहतियाती तदाबीर उनको अपनाते हुए इस वायरस के फैलाव को हम रोक सकते हैं? देखिए, इंसान जो है ना वो तजुर्बात से सीखता है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाता है। अभी ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है इससे लोगों ने सीखा भी बहुत कुछ है, और इसीलिए मैंने ये बात भी शेयर की थी कि मेरी नज़र में ये सोल्यूशन नहीं है कि आप छुट्टियां कर दें। इस वक्त गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है। यानी आपने देखा गुज़श्ता साल में बहुत कम स्कूलों में भी छुट्टियाँ की गई हैं, क्योंकि ये एक सोर्स है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को फ्लो करा सकते हैं और तेजी से स्प्रेड हो सकती है। और बच्चा जो जब घर जाता है ना, अगर फर्ज करें कि इंफॉर्मेशन स्कूल से ले, घर में जाके बताता है, बिल्कुल, तो यानी बच्चा भी एक सोर्स हो सकता है फॉर जैसे ट्रेनिंग ऑफ देयर पेरेंट्स इवन, और वो जो भी घर में है उनका पेरेंट्स के अलावा भी जो लोग हैं, क्योंकि आपको वैसे भी मालूम है कि बच्चों की बात भी लोगों को समझते भी हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं, और बच्चे जो हैं वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। बस मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। साहब ने कहा ना, मैंने वैक्सीनेटेड, दोनों वो हो गई थी डोज, उसके बाद मुझे कोरोना हुआ, कोरोना का अटैक हुआ। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अलबत्ता वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, इसलिए कि फर्ज करें मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है यानी इतना सीवियर किस्म का अटैक नहीं था वो, ठीक है, और वो शायद वैक्सीनेशन की वजह से ही था। इससे वैक्सीनेशन भी करवाएं, ये मैसेज है आपके प्रोग्राम के एंड में। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी ये ना समझें
कि आप वल्नरेबल नहीं हैं या अटैक आप पर नहीं होगा, ये वायरस संगीन है, ये अटैक फिर भी कर सकता है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर सबको करनी चाहिए। और ये मैसेज सबके लिए, सब बच्चों के लिए भी है, बिल्कुल बड़ों के लिए भी है, सबको इस बात का जो है वो ख्याल डॉक्टर साहब लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आखिर में मैं जो मैसेज दूंगा वो यही है कि इस स्टेज पे एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एहतियात करें और एहतियाती तदाबीर भी हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग बीमार होते हैं, तो अल्टीमेटली वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है ना हर इंसान के हाथ में है कि एहतियाती तदाबीर करें, हाथ धोएं बार बार, मास्क पहने, क्राउडेड जगह से परहेज करें और गैर ज़रूरी बाहर जो है वो जाने से बाहर जाने पे भी अपने आप को जी। इम्तियाज़ साहब हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये भी जहन में रखें कि एक दफ़ा अटैक हो गया इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा भी हो सकता है। तो लिहाजा जो लोग ये समझ के कि भाई एहतियात छोड़ देते हैं वो भी एक गलत है। बस मैं एक, अगर आप इजाज़त दें, एक मैसेज ओवरसीज़ का, चूँकि आपने प्रोग्राम जा रहा है, वैसे जब मैं भी ओवरसीज़ था सच टीवी हम भी देखते थे बाहर, तो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो स्कूल हमारा दिया एम स्कूल एंड कॉलेज, ये चूँकि बोर्डिंग स्कूल है, तो इसमें ओवरसीज़ में भी एक प्रॉब्लम है बच्चों की एजुकेशन का, वहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो यानी ये हमारा स्कूल है या कोई और इस तरह के स्कूल बनाने चाहिए यहाँ पर, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने बच्चों को यहाँ भेज सकें और मुतमईन होकर भेजें कि यहाँ पर मसलन तालीम बराए तहज़ीब है, बच्चा जो है वो उनका सही उसकी परवरिश होगी और अच्छे स्टैंडर्ड से होगी। बिल्कुल, तालीम के साथ एक बेहतर तरबियत भी होगी। डॉक्टर आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें और कुछ मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ससुराल में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि ओमिक्रॉन कोरोना की नई शक्ल और फैलाव रोकना कैसे मुमकिन है। ब्रेक से पहले हमें दो मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया हुआ था, अब हमारे और दो मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, आप माहिर नफ्सियात हैं और CEO हैं उम्मीद शिफा की, डॉक्टर सिद्रा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से? सत्सवरा में खुशामदीद कहेंगे। और जी, हमारे दूसरे गेस्ट जिन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आप CEO हैं GHSI के, डॉक्टर राना जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सिद्रा साहब, आपकी तरफ आते हैं। ओमिक्रॉन कोरोना की एक नई शक्ल और यकीनन इसके फैलाव को रोकने के लिए हमें हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नफ्सियाती तौर पे देखा जाए तो कितना ज़्यादा असरअंदाज हुआ है ये हमारी ज़िंदगी में? अच्छा, पहले तो प्रोग्राम से पहले जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मैं सुन रही थी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, काउंसलिंग कैसे लेनी चाहिए। मुझे जो चीज़ फील हो रही थी, जब हम फील्ड होते हैं तो लोगों के अंदर सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि पीपल डोंट हैव रियलाइजेशन कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। हमें मेडिकल इश्यूज पता है, बुखार हो जाएगा, हमने सोचा कि चाहे बुखार नहीं करना, फ्लू नहीं होना चाहिए, या आपको जो है वो जिस्म में दर्द होगा तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना के हैं, या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमने में से किसी ने भी जनरली भी, क्योंकि हमारी लाइफ का पैटर्न नहीं रहा, हम लोगों ने कभी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम नहीं किया, साइकोलॉजिकल हेल्थ को कभी देखा नहीं। तो जब तक मामला हाथ से निकल नहीं जाता, आपको बिल्कुल डिप्रेशन, इवन को जब आपने स्टार्ट में सुना कि जब कोरोना आया तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे, आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना से भी जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए, लेकिन कोरोना की जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उसमें ज़्यादा लोगों को हुआ कि दे हैव टू बी एट होम, घर कैसे चलेगा, जिस बंदे आई वाज टीचिंग, हाँ, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ आई वाज टीचिंग इन बहिया यूनिवर्सिटी, तो मेरा ऑफ सेमेस्टर हो गया और मुझे बहुत एक मज़े की चीज़ स्टूडेंट से सुनने को मिली। जब स्टार्ट से वी वर इन कैंपस, अब ऑफ कैंपस हुए तो फर्स्ट क्लास मैंने कहा कैसा जा रहा है घर में, तो माय स्टूडेंट्स वर लाइक के मैडम घर वालों से मिले हैं, अच्छा लग रहा है, कभी देखा ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं उनके साथ, जहाँ नेगेटिव चीज़ें वहाँ पॉजिटिव भी चीज़ें हुई। तो लोगों को मतलब आपको एक यूनिटी करनी थी, आपको उनके साथ जो आपके फैमिली पार्ट्स थे आपको उनके साथ
सर्वाइवल, आप उनके साथ रहना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये साइकोलॉजिकल कोपिंग के स्ट्रैटेजीज हैं। तो जब हम ये कहें कि आप कैसे एंजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, तो आपके जो ये लोग हैं स्फेयर में, यू नीड टू बी कि इनके साथ बिल्डिंग कैसे करनी है। तो ये चीज़ें जब आप ठीक करेंगे तो वो कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक हो गया। सर दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। डॉक्टर जवाद साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझते हैं ओमिक्रॉन क्या है, कैसे इसके फैलाव को हम रोक सकते हैं और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? जी देखिए, ओमिक्रॉन जो बड़ा एक नया वेरिएंट है जिसे अभी आइडेंटिफाई हुए तकरीबन 4 हफ्ते हुए हैं, सिर्फ कोई ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, और ये इतनी तेजी के साथ फैला है। और जो कुछ स्टडीज इनिशियल आई हैं उसके मुताबिक डेल्टा से तकरीबन 4 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। और इस वजह से दबाव जो है केसेस का हमें अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से डर यही है कि ये बड़ी तेजी से फैलेगा, लेकिन इससे बचाव इसी तरह है जिस तरह डेल्टा से या उससे पहले कोरोना वायरस से होता था, और वो यही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और जब आपके मेहमान आए हों घरों में तो आप खिड़कियां दरवाजे खुले रखिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। क्रॉस वेंटिलेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो इस ट्रांसमिशन का खतरा तकरीबन 18 गुना कम कर देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने मेहमानों से मिलना है, ये नए साल की पार्टीज भी हैं, उसके अंदर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो घर के जो महदूद लोगों के साथ करें तो बेहतर है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे परहेज करें, और उसके बाद जो अगर पार्टी में कुछ घर से बाहर के लोग आए भी हैं तो फिर कोशिश करें कि वो खिड़कियां दरवाजे खुले रहें, या आपको आउटडोर में इंतजाम कर सके, इवन दो कि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो जब घर से बाहर के लोगों से मिले तो दिन के वक्त अगर हो वो धूप में बैठ के मिले तो आप इस खतरे से बचे रहेंगे। और आजकल तो यकीनन मौसम भी ऐसा है कि धूप में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फरवरी में ये 5वीं लहर जो है ये पीक पकड़ सकती है, तो हमारा मुआशरा जो है कि इस काबिल हो चुका है हमारे लोग कि इसका 5वीं लहर का वो सामना कर सकें और अपने आप को संभाल सकें? देखिए जी, आज जो केसेस आए हैं वो हमारे जो पिछले एवरेज से उससे तकरीबन दुगने के करीब आ गए हैं। तो हमारी आपको पता एवरेज के अंदर 0.6% पे जा रहे थे, आज 0.9% पे आए हैं। तो और तकरीबन 400 से ऊपर केसेस काफी हफ्तों के बाद आए हैं। तो खतरा ये है कि जो आपका केसेस का बढ़ना है वो अब शुरू जनवरी में एक्सपेक्टेड था, और हमें जनवरी के अंदर ही केस बढ़ने खुद शुरू ना हो जाए, और पीक हो सकता है फरवरी में आए, लेकिन केसेस का जो बढ़ाव है वो आपको जनवरी में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हमें सबको एहतियात करनी चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, क्योंकि जब तक ये पूरी दुनिया में खत्म नहीं होता ये किसी मुल्क में खत्म नहीं हो सकता। और इसलिए जरूरी है, जो मैं एक थोड़ा सा भूल गया हूँ बताना, कि वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अभी भी लोग आप कह रहे हैं कि बाज लोग वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं अगर उन्होंने अपनी डोज पूरी करवाई है, यानी कि 2 डोजेज, और अगर उनकी उम्र ऐसी थी या वो 50 साल से बड़े हैं या जिनको जरूरत है, जिनको बूस्टर की अलाउ है, उनको चाहिए कि वो बूस्टर भी अपनी पहली फुर्सत में लगवाएं। इससे आप अपनी और अपने घर वालों की जानें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो ऐसे कुछ लोग जिन्होंने, हम तीसरी डोज की बात करें, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पहली और दूसरी डोज अभी तक नहीं लगवाई है, तो तीसरी डोज के लिए हम उनको कैसे गाइड कर लेंगे? नहीं, मैंने वो उसी तरह कहा है कि जो अपना स्केड्यूल है वैक्सीन का वो पूरा करें, और अगर आपने 2 लगवा ली हुई हैं तो और आप बूस्टर के अहल हैं तो बूस्टर जरूर लगवाएं। बच्चों के अंदर खास तौर पे ये मैं कहूँगा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे काम कर रही है बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं वो उनको भी वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए मैं बताऊं कि दुनिया में बिलियंस ऑफ डोजेज लग चुकी हैं इसकी, और हर मुल्क में लगी हैं, और अरबों जब ये डोजेज मुस्लिम मुल्कों में लग जाएं तकरीबन हर किस्म की वैक्सीन की, तो खुदा न खास्ता मेजर साइड इफेक्ट होते तो अब तक छुपे नहीं रह सकते थे, किसी ना किसी मुल्क से हमें पता लग जाता। तो इस वजह से जो ओवरऑल हमें इसकी सेफ्टी है वैक्सीन की वो हमारे सामने है। तो इस वजह से घबराएं मत और अपने बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का एक और नया आंसर हमारे सामने आ रहा है। एक तो ये बड़ी जल्दी इंसान को बीमार करता है, दूसरा
ये जो है नौजवानों के अंदर हमें ज्यादा मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके जो सिम्टम्स है वो भी बाकी जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हमें दिखाई देते थे बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं, उसी की तरह है या कुछ डिफरेंट है? देखिए मोस्टली तो वही है जिसमें लेकिन इसमें प्रीडोमिनेंट अगर आप कहें तो नाक का बहना, गले में खराश, ये दो ज्यादा इसमें आ रहे हैं निस्बतन पहले जो हमें खांसी और वो जो स्मेल और टेस्ट का जाना था। ये नहीं है कि इसके वो नहीं है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं वो आपको ये रनिंग नोज और गले का खराब होना मिल रहा है। तो इस वजह से अगर किसी शख्स के अंदर घर के अंदर ये महसूस हो उसको, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले जब तक वो ठीक नहीं होता। इवन उसको आम जुकाम भी हो तब भी उसको सेपरेट अपने आप को सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि आम जुकाम जो नौजवान आदमी को शायद कुछ ना कहे, लेकिन बड़ी उम्र के लोग आदमी को ज्यादा वो बीमार कर सकता है, जो फ्लू का अटैक होता है। तो हम इस वजह से यही एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है, कोई भी अलामत हैं कोरोना की, समझिए कोरोना है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक हो गया। सीधा साहब आपकी तरफ आते हैं, ओमिक्रॉन ये जो कोरोना की एक नई शक्ल है, इसकी वजह से लोग अब यकीनन बहुत ज़्यादा खौफज़दा दोबारा हो रहे हैं। एक 5वीं लहर का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फरवरी में वो पीक पकड़ सकती है, तो हम लोगों की काउंसलिंग कैसे करें कि मेंटली तौर पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें? अभी काउंसलिंग से ज़्यादा हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें प्रोएक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पहले से ये चीज़ें, क्योंकि देखिए हमारी नॉर्मल लाइफ में इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में आती रहीं, लाइक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैं, ये सारी चीज़ें। मेडिकल डिजीज़ के साथ साथ अगर हम ये अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, इवन दो लोग ये कहते थे कि एडजस्टमेंट जिन लोगों के अंदर अच्छी है, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, उन्होंने हुए भी कोरोना हुआ भी इन चीज़ों से डबल कोरोना भी हमारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनको हुआ, लेकिन क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव थे, दे हैव बेटर कोपिंग स्ट्रैटेजीज साइकोलॉजिकल, तो और मेडिकली उनका खाना वगैरह ये चीज़ें अच्छी थी, उनके रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी थी, तो उनके पास जो रिकवरी के चांसेस थे वो ज़्यादा अच्छे थे और उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेसर देखे गए। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है कि जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है उसके लिए हमें बीइंग साइकोलॉजिस्ट भी और हमें बीइंग ह्यूमैनिटी और सोसाइटी में ऐसे रिसर्चेस करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर ये साइकोलॉजिकल अवेयरनेस पैदा हो कि हर बीमारी का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग रहें तो आप मेडिकल चीज़ से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। इवन वो कैंसर हो या वो कोई भी बड़ी बीमारी हो, उसमें जो है वो आपकी मोटिवेशन, क्योंकि उसकी मोटिवेशन का एक फैक्टर ये है कि आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स द डिसऑर्डर या डिजीज़ वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही, जो एक चीज़ मुझे लेकिंग लगती है हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, अगर जिस तरह कहा ना कि आपको ये आपने अभी सवाल भी किया सर से कि कैसे एक बंदा है जिसने पहली और दूसरी डोज नहीं लगाई तो वो तीसरी के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। हम रिसर्च साइट से का थोड़े पीछे हैं। अगर हम जो है वो शॉर्ट बेसिस रिसर्चेस करें कि अगर देखें कोरोना का अगर एक वैक्सीन लग रही है, उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, साल हो गया है अब तो, और उसको कितना इफेक्ट आया है, एक साल में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो एक मिथ बनते जा रहे हैं ना उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उन्हें हैंडल किया जा सकता है। तो हम इन चीज़ों से काफ़ी जो है वो लोगों मैसेज के अंदर, क्योंकि कुछ भी हो लोग साइंस को मानते हैं, राइट, तो उनके अंदर ये नॉलेज है, इवन दो दे डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, नफ्सियाती पहलू ना समझे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट लेवल पे आप साइंटिफिक रिसर्चेस करें और उसमें आप साइकोलॉजिस्ट भी इंटर हों, डॉक्टर्स भी हों, और वो मेडिकल का जो एक डाटा है, जिससे हम कहते हैं ना कि वो आपकी आते हैं, वो आपको करके जाते हैं कि इसको पोलियो लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो वो उस थ्रू आप सेंसस के थ्रू आप इन लोगों को वैक्सीनेशन और ये सब चीज़ों का जब हम अवेयरनेस दें तो ये चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल भी होंगी, लोगों के अंदर ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ज़्यादा जो है वो इसमें प्रॉब्लम से रिजॉल्व। अच्छा, इसके अंदर हमारी खुराक का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और कैसे हम ग़िज़ाएँ यूज़ करें तो हमारे एक नफ्सियाती लिहाज पे हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और ऐसे वायरस का मुकाबला करने की हिम्मत हमारे अंदर? बिल्कुल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग
इफेक्ट है, क्योंकि जब आपने देखा कि जो लोग जिनका सॉल्टी या शुगरी चीज़ें खाने की तरफ बहुत ज़्यादा था, इनका वैसे भी डिप्रेशन में जाना, बिकॉज आपको फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम शुगरी थिंग जो है वो बहुत आपको बूस्ट कर देती हैं, यू फील एनर्जेटिक और सारी चीज़ें, लेकिन लेटर ऑन बिकॉज यू पुटिंग ऑन वेट और आपका जो इम्यूनिटी है वो लो होता जाता है, तो आपके अंदर जो है वो एक्टिविटी कम हो जाएगी। वही वाली बात कि जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको एक स्फेयर में रहना है, आपको अपनी एडजस्टमेंट इस स्फेयर के हिसाब से करनी है, तो आपके लिए बोरियत वाला एस्पेक्ट, ये चीज़ें, फिजिकली डाउन होना, फिजिकल जो आपकी एबिलिटी जब कम होगी तो आपकी मेंटल एबिलिटी, क्योंकि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की अब बहुत ज़रूरत हो गई है कि ये माइंड और बॉडी के दे आर कनेक्टेड। इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड आपको माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है तो आप बॉडी को केयर नहीं रख सकते। तो जब आपने खाना खाना है तो खाने का असर आपके दिमाग पे होता है। हमने जो एक एस्पेक्ट रखा हुआ है, खाने का पर्पस आपकी भूख ख़त्म करना है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो चाहे इस बीमारी में हो या वैसे हो, वो हमारी भूख ख़त्म नहीं करता, वो हमारी नीड्स, बिल्कुल जो ख्वाहिशात हैं उसके साथ अटैच हो गया। तो हमारी रोटी भी बढ़ गई है और हमारी चीज़ें जो हैं, जब तक मैम अब घर पे हैं तो चीनी ना खाएं, अब मीठा भी ना खाएं, घर में भी बैठे हुए हैं, अब कुछ ना करें, क्योंकि देखें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा आपको वनरेबल बनाएगा। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आपका फिजिकल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है आपका, और फिजिकल एस्पेक्ट में सबसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो आपका डाइट का है। बिल्कुल। अब आपका किस तरह की डाइटरी प्लान होने चाहिए, क्यों होने अच्छा, और दूसरी चीज़ कि आपका रिड्यूस भी हो जाता है, आपका जो एक्सपेंस है जी वो भी रिड्यूस हो जाएगा एंड यू कैन प्रोलॉन्ग, आप उसमें जो है वो सर्वाइवल भी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जो हैं वो वी आर नॉट इवन प्रोएक्टिव, वी आर नॉट थिंकिंग कि जी हम आसान समझते हैं, हमारी एक सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है, हमारे एक परसेप्शन है कि ये सब फैलाया हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं और गवर्नमेंट जो है दे आर सीकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो हमें ये चीज़ें बहुत सारे लोग अफवाहों पे यकीन कर रहे हैं, उसके जो एक रिसर्च है वो नहीं कर रहे उसको कि इसके पीछे सही क्या है, गलत क्या है, सच और झूठ कितना है। मज़ीद भी आपसे इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, किस तरह इस वायरस के फैलाव को हम रोक सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इन डिटेल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सच में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के मौजू पे इंडिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर जवाद साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन जो है ये वायरस किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या खतरनाक साबित हो रहा है? देखिए, इसके मोहलक होने का पता सही मानों में है, जिसे कहते हैं कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमें आपसे तकरीबन 3-4 हफ्ते हमें मजीद चाहिए ये जानने के लिए कि ये वाकई मोहलक है कि ये नहीं। लेकिन अभी तक जितना इब्तदाई डेटा हमारे सामने आया है या नंबर्स सामने आए हैं, उसके मुताबिक ये इसके नंबर तो बढ़ते हैं, केसेस में इजाफा तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन अमवात और हॉस्पिटलाइजेशन में उतना इजाफा नहीं होता जितना डेल्टा के अंदर हुआ था। तो ये एक अच्छी खबर है अभी तक। और दूसरी जो अच्छी खबर है कि जितनी तेजी से ये केसेस पीक पे जाते हैं, उतनी ही तेजी के साथ ये नीचे की तरफ भी आते हैं। तो ये जो इनिशियल डेटा है ये अभी हमारे पास साउथ अफ्रीका का आया है, जिसके अंदर हमने केसेस में तो बहुत ज्यादा इजाफा देखा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या डेथ्स हैं उसमें उस तरह का इजाफा नहीं देखा। लेकिन खतरा ये है कि जब लोग इसमें रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आपके नंबर जब ज्यादा बढ़ जाए तो बेशक कम होलक भी बीमारी हो, और तो उसका टोटल नंबर क्योंकि बढ़ जाता है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ जाती है और डेथ नंबर भी बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको एहतियात के साथ ये अगले 1-1.5 महीना जो है वो गुजार दें। अच्छा डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोगों के अंदर जो है ये देखने में आ रहा है वायरस, उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? देखिए तो सारी एज ग्रुप्स के अंदर रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि जो इनिशियल डेटा आया है उसके अंदर जो फर्क था वो हमें नौजवान लोगों के अंदर भी इसके केसेस मिले हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह तो ये हो सकती है कि जो बुजुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के लोग, वो पूरी दुनिया में प्रायोरिटी थे वैक्सीनेशन के लिए, और यंगर ग्रुप की
बारी अभी बाद में आ रही है और वो इतने बाज़ दफा सीरियस भी नहीं होते वैक्सीनेशन के लिए, तो शायद कि उनके बड़े उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन काफी हद तक लग चुकी है दुनिया में, तो इस वजह से उसमें हमें केसेस निस्बतन उतने नहीं मिले जितने पहले मिलते हैं, और नौजवान तबका जो नॉर्मली पहले बेहतर रहता था उसमें हमें केसेस ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड है, और दूसरा उनका जो रिस्क और नौजवानी के अंदर आदमी इतना करता भी नहीं है, उतनी परवाह भी नहीं करता, जो पाबंदियां होती हैं और दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी उसका ज्यादा होता है, तो ये सारे फैक्टर में भी इस वजह से हमें इस ओमिक्रॉन को हेल्प कर रहे हैं नौजवानों के अंदर। हाँ। तो किस तरह हम अपनी, चूंकि हमारा बेशतर तबका जो है वो नौजवान नस्ल ही है यकीनन, तो कैसे हम उनको अवेयर करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें कि एहतियाती तदाबीर को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं, अल्लाह पाक की दी एक बहुत ही खूबसूरत सी नेमत है, तो यकीनन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका ख्याल रखें। जी हाँ, और उसमें जो ज्यादा बड़ी बात है कि याद रखिए कि जितने आप यंग होते हैं उतना आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती, तो लेकिन जो आर्गुमेंट हम लेके जा सकते हैं और जो सही आर्गुमेंट है कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन किसी कोरोना वायरस होने की वजह से आप खुद ज्यादा बीमार ना हो, लेकिन आप ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं अपने वालिदैन को, अपने दादा दादी नाना नानी को, जिनके अंदर इतनी मुदाफ़त नहीं है और उन पे शरह मौत कई गुना ज्यादा है नौजवानों की निस्बत, तो बेशक आपको अपनी उम्र जान की परवाह ना हो, लेकिन अपने बुजुर्गों की खातर आप थोड़ी सी एहतियात कीजिए, तो मैं से ये आर्गुमेंट हम लेके जाएंगे तो शायद नौजवान लोग ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी बात सुन सकें। यकीनन हमें, अगर जो हमारे नौजवान तबका, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि अगर जी, और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि पाबंदी लगाने से तो नौजवान नहीं रुकेंगे, हमें उनको अल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा, और अल्टरनेटिव ये है कि आप दोस्तों से जरूर मिलिए, लेकिन ओपन में मिलिए, आउटडोर में मिलिए, मैक्सिमम आप जो इंटरेक्शन है वो अगर आप आउटडोर्स में करें तो वो उससे आप सेफ रहेंगे, और ये अगर हम उनको साथ ये बताएं भी तो फिर मेरा ख्याल है कि हम उनको एक चीज से खतरा भी बता रहे हैं, लेकिन एक हल भी बता रहे हैं कि इस खतरे से आपने कैसे अपने आप को बचाना है। आप अपनी एक्टिविटीज करें, दोस्तों से गपशप लगाएं, खानों पे जाएं, लेकिन आउटडोर ये मोस्टली ये एक्टिविटीज करें। एग्जैक्टली वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो फासले हैं वो कायम करें और ख़ुद के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। साहब आपकी तरफ आते हैं, कोविड के अंदर ये जो एक पूरा सिलसिला हमने देखा, जो इतने कुछ अरसा हम इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, अब दोबारा से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है, तो किस एज के लोग जो है वो नफसियाती तौर पर ज़्यादा मुतासर हुए हैं और आपके पास केसेस आए? देखिए, ज़्यादातर जो नफसियाती इश्यूज़ के साथ जो लोग आते हैं वो एक तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हुए क्योंकि उनके स्कूल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उनके साथ जो है वो, क्योंकि जैसा कहा ना कि एजुकेशन के को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो उसके बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, बच्चों की वजह से जो बड़ों में इश्यूज़ आ रहे थे, बिकॉज दे आर फाइटिंग इन डिफरेंट फेज, बच्चों के साथ हैंडलिंग करना है, पेरेंट्स का डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो बुज़ुर्गों का तो ये था कि उनको, हम लोग के कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इनकी तो एज फैक्टर है, दैट्स व्हाई, तो वो एक इतना ज़्यादा सीन नहीं है इन क्लिनिक्स वगैरह में या आपके काउंसलिंग सेशंस वगैरह में। तो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन अगर आप ये देखें कि ड्यूरिंग कोरोना ड्रग रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो बढ़ने की वजह क्या है? दे डोंट हैव एनी, जैसा सर ने कहा, अल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को जिसको बुखार है और आप उसे कहते हैं कि आपको अलाउड नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब सब बच्चे बाहर से खेलने की आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ही इज़ नॉट अलाउड। तो आपके लिए ये एडजस्टमेंट, क्योंकि माँ बाप के लिए एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल है, माँ बाप को देखा है हमने, हमारी लर्निंग आगे पीछे की है, जब नहीं मूड होता तो नहीं करना, मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, तो आपके लिए बच्चे को एडजस्ट करना। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को ये कहें कि आप, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हों, आपकी बच्चे के साथ डीलिंग ऐसी हो, या बच्चे को ये अवेयर करवा सकें कि ये शॉर्ट टाइम के लिए है, अगर आप इसका एहतियात करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, वरना आप दोबारा बीमार होगे और उसके लिए आपको
ज़्यादा अरसे के लिए बेड पे रहना पड़ेगा। और आपके लिए यहाँ की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, आपके लिए कोई कार्टून्स लगा दिए जाए या बच्चे को कोई चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर दी जाए, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी क्रिएट कर दी जाए, ये चीज़ें करना ज़रूरी है। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आए, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो आपकी जैसा कहें ना कि वोकल नहीं है, दे डोंट इवन अवेयर ऑफ कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए, बच्चे जो हैं वो बुलिंग वाले केसेस वाला, बहुत खतरनाक बात बहुत है कि बच्चों के अंदर ऐसी जो है वो इवन के उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब बच्चे दोबारा कोरोना के बाद स्कूल ज्वाइन किए तो एक तो वो घर में रहने का एक रिलैक्सेशन वाला माहौल भी हो गया कि नहीं अब स्कूल नहीं जाना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर लो हो गया, बच्चों की स्कूल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वहाँ के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने में आए। इवन के टीचर्स जो हैं वो डायग्नोस करने तक पे आ गए कि ये बच्चा ADHD हो गया है या बच्चे के अंदर इस तरह के कोई मसाइल हो गए जिसमें एग्रेशन, बुली कर रहा है, बच्चा किसी को मार रहा है। अब वो क्या था, वो घर के जो इश्यूज़ हैं कि घर में जो है वो आप नॉर्मल तरीके से नहीं रह पा रहे, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, इन चीज़ों की वजह से, और फिर बच्चा बाहर जा नहीं सका। क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा फेयर भी अगर हम कहें तो हमने बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया, वो इस लिहाज से कर दिया जैसे हम ये चीज़ देखें कि बच्चे को आपने बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन कैसे निकालना है ताकि इस बच्चे का पीस भी बना रहे, बच्चा नॉर्मल भी रहे और बच्चे को उसमें से कोई इतना जो डेंजर वाला चीज़ जो है वो भी ना हो कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है या बच्चे को एहतियात नहीं करनी। तो हमें वो चीज़ें बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है जिसमें बच्चे के साथ उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो और आप बच्चों को, बड़ों को, और इवन ये जिस तरह से कहा कि हम बच्चों को किस तरह जवानों को ये बताएं, तो आपके जो घर के लोग हैं जैसा हमने उनको बताना है कि आपके अपने जो है वो खतरे में आ सकते हैं। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी मेडिकली या फिजिकल आप लेकिन आपकी वजह से जो वल्नरेबल लोग हैं, आपके घर के बच्चे हैं, इवन हो सकता है आपके अपने बच्चे हों और आपके जो अपने माँ बाप हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो वो लोग इनको समझा सकते हैं कि भाई एटलीस्ट यू पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो एटलीस्ट फिर हमसे डिस्टेंस रखो, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो है वो खतरे में रहेंगे, बेशक बाहर से कोई आएगा। क्योंकि हमने स्टार्ट में नोट किया था जब बाहर से इवन कोई नौजवान भी काम से भी आ रहा है तो उसको बाहर खड़े होकर स्प्रे होता था, बिल्कुल ये सब चीज़ें करते थे। तो वो बड़ा जो घर में मौजूद है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है इनको अवेयर करने के लिए, इनको अपनी रिलेशनशिप में बाउंड करने के लिए कि आपको एहतियात करनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, इसमें हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, वो कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है कि हम नेचर के पास रहें, जो कुदरती खाने हैं, ग़िज़ाएँ हैं, उनका ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो यकीनन ऐसे वायरसेस का जो सामना करने की हमारे अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी, ख़ुद को भी महफूज रख सकेंगे, अपने मुआशरे को भी महफूज रख सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो एनवायरनमेंट और बीमारियों का चोली मन का साथ है। तो रीजन आप जो इस तरह की बीमारियां ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसके बाद इवन ये बीमारी भी है, उसकी एक वजह यह है कि दुनिया के अंदर आबादी का दबाव बढ़ गया। दुनिया के अंदर जो शहरी इलाके थे वो खतरनाक हद तक फैल गए और कंजेस्टेड हो गए। जो आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो देही और शहरी आबादी का तनासब आज से कुछ साल पहले तक 30% लोग शहरों में सिर्फ रहते थे और 70% आपके देही इलाकों में रहते थे, जो खुली फजा और अच्छी सेहत, अच्छा खाना और सारा कुछ था। अब इस वक्त आपके मेजॉरिटी लोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो शहर में रह रहे हैं और शहर के अंदर भी तकरीबन 20% लोग जो शहरों में रहते हैं वो स्लम्स के अंदर रहते हैं, यानी कि वो ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज के अंदर जहां, और सैनिटेशन के निज़ाम हमारे खराब हो गए, साफ पानी का निज़ाम हमारा बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से बीमारियों को फैलने के बड़े आसानी से मौके मिल रहे हैं। ये हमारे लिए वैसे शर्म की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बीमारियां नए निकल के आ रही हैं जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े केसेस हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। उसके अंदर हमारा अभी एक टाइफाइड जिसका आपने नाम सुना होगा, XDR, ये पाकिस्तान से शुरू हुआ, इसकी सबसे ज्यादा केसेस हमें पाकिस्तान से मिले। इसके अलावा आपने ब्रेन ईटिंग एमोबा का नाम सुना होगा, जो कहते हैं जी
वो दिमाग खा जाने वाला, वो भी जो कराची के अंदर ज्यादा केसेस आए, हमने उतने केसेस पूरी दुनिया में इकट्ठे नहीं देखे जितने हमने इन्वेस्टिगेट किए पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह क्या है कि पानी साफ नहीं है। तीसरा जो है एक फंगस है जिसे आप काई कहते हैं, जो दुनिया में छठा मुल्क था पाकिस्तान जहां में हमें उसकी बहुत बड़ी आउटब्रेक एक मिली। तो ये अच्छी निशानियां नहीं है कि आप बीमारियों के या रेयर बीमारियों के अंदर दुनिया में ऊपर वाले नंबरों में आने शुरू हो जाएं। तो हमें बड़ा सीरियसली ये फैसला करना पड़ेगा कि आबादियों के दबाव को किस तरह प्रॉपर तरीके से कम किया जाए, शहरों को किस तरह प्रॉपरली डिजाइन किया जाए, ताजा पानी, और अगर आप सैनिटेशन दे दें, आप एक भी हॉस्पिटल बनाएं, तब भी आप 70% अपना बीमारियों का लोड कम कर सकते हैं। ये दुनिया की में टेस्ट हुआ प्रिंसिपल है, सिर्फ साफ पानी और सैनिटेशन देने के। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम ये देखते हैं कि हमारी सड़कों पर, गलियों के नुकड़ों के ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कोई उनको साफ नहीं करता, और इस वजह से हम हस्पताल जितने मर्जी बना लें, दवाइयां जितनी मर्जी खरीद लें, हम बीमारियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी जो इनफरादी तौर पे है, बिल्कुल अच्छी ग़िज़ा आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। ना सिर्फ अच्छी ग़िज़ा बल्कि अच्छी सोच भी आपकी इम्यूनिटी को मुतासिर करती है। आपकी रेगुलर हल्की फुल्की वॉक जो होती है डेली, जो आप सुबह बगैर, मैंने देखा है लोगों को, लोग फोनों के ऊपर मसरूफ होते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं, नहीं, लेकिन जब वो वॉक पे जाएं तो बिल्कुल फ्रेश होके जाएं, कोई इधर उधर के मैसेजेस ना देके, और रिलैक्स करें। 20 मिनट्स अगर आप रोजाना ये कर लेंगे, तो हम सुबह वॉक रहते हैं लेकिन मेंटली तौर पे हम स्ट्रेस में होते हैं। बिल्कुल, वो यही वजह है, क्योंकि हम उस वक्त भी फोन अपना देख रहे होते हैं। तो फोन से अपने आप को सेपरेट करना है एटलीस्ट फॉर डिफाइंड पीरियड। और ये आप देखेंगे जब आप वॉक करते हैं, और इसकी साइंसी वजह कि अगर आप फ्री होके वॉक करते हैं तो आपके जिस्म एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपको खुशी की फीलिंग देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब चुके हमें बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सेक्स में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारे आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी जी, अच्छा, मुझे हम क्या बात कर रहे थे? डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, किस तरह हम उनको एक्सरसाइज की तरफ लेके जा सकते हैं, एक्सरसाइज करते हुए जो मोबाइल फोन वो यूज कर रहे होते हैं। जी, और इसकी वजह से जो एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है, वो ना सिर्फ आपका मूड बेहतर करते हैं बल्कि आपको बीमारियों के जो एक्सपोजर होता है या बीमारियों से भी बचाते हैं। तो सैर करना सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं होता, ये मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ। और सैर जो है रिलैक्स होकर करें, बिल्कुल अपना फोन शोन से राब्ता उस वक्त बंद रखें, और अपने एक किसी बाग के अंदर किसी पार्क के अंदर वो अगर 20 मिनट भी रोजाना वॉक करेंगे तो उनकी तबीयत में इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि वो खुद फिर उस वॉक को छोड़ते नहीं है। और आपने नोट किया होगा कि जो लोग बाकायदगी के साथ सैर करते हैं वो नागा नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह किसी को सिगरेट की आदत पड़ जाए, उसकी बॉडी उस वक्त सिगरेट का वो नशा मांगती है, इस तरह ये जो एंडोर्फिन्स है, जो हार्मोन्स हैं, जो हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, हमारे मूड के लिए बड़े अच्छे हैं, वो उस वक्त पे, उस मुकर्ररा वक्त पे जिस पे हम सैर कर रहे होते हैं रोजाना बाकायदगी के साथ, हमारा जिस्म डिमांड करता है कि हम उसको वो दोबारा वो उसकी डोज मिले। तो ये जिसे एडिक्शन आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी एडिक्शन है जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। तो वजन कम करने के लिए भी आप जरूर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अपने मूड के लिए और अपनी सेहत के लिए, इन दोनों के लिए सेहतमंद रहने के लिए भी यकीनन। सीधा साहब आपकी तरफ आते हैं, यकीनन हम सेहतमंद होंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम ऐसे जो बीमारियां हैं, ऐसे जो वायरसेस हैं उनका सामना कर सकेंगे, मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो ये बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। लेकिन इसकी आदत कैसे हम अपनाएं, क्योंकि हम काम 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 और सिर्फ काम के पीछे भागते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमारी लाइफ में सेंटर पॉइंट्स हमारे डिसाइड होने चाहिए। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी हैबिट बिल्डिंग कैसी है। हम लोग की लाइफ में ये है कि वी आर वर्क सेंटर्ड,
काम करना है। वी आर मनी सेंटर्ड, वी आर रिलेशनशिप सेंटर, इवन मैं ऑन शो बोल रही हूँ, हम रिलीजियस सेंटर है। हमारे दीन में ये है कि मियाना रवि हर चीज़ की इख्तियार होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, द लाइफ स्टार्ट्स विद यू एंड द एंड्स विद यू। तो आपकी जब आप ठीक नहीं है, ना आपका काम ठीक हो सकता है, ना आपके लाइफ के पैसे आपके साथ चल सकते हैं, ना आपके रिलेशनशिप चल सकते हैं, ना दीन चल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने बैलेंस करनी है, तो आपको हैबिट्स बनानी है जो आपके लिए आपको फोकस करती हूँ। और ये वो वाला मैं नहीं है जिसमें ये कहें कि जी मैं ही मैं हो जाए, वो जो हमारे ईगो वाला मैं है। दिस मैं मीन्स दैट इफ़ आई लुक फॉरवर्ड कि मैं कैसा हूँ, देन मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी मुझे परवाह होगी, उनके साथ मैं रहना चाहूँगा, उनके साथ मुझे खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ फ्लरिश इस तरह करती है। यू स्टार्ट विद एंड योर फैमिली एंड देन योर सोसाइटी एंड दिस वर्ल्ड। तो हमारी जो जिस तरह आपने मेंटल हेल्थ आपने ठीक करनी है, तो आपका सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर आपके इन्फ्लुएंस पे आपका होना चाहिए कि मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ, ना कि ये आपकी ये हो कि व्हाट आर द कंसर्न सर्कल के क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, क्या चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ें भी आपको उस वक्त वरीड नहीं करेंगी जब आप ये फोकस करेंगे कि यू हैव स्किल्स, यू हैव रिसोर्सेज। और आप अगर बेशक आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, आपका जॉब लॉस हो गया, पर एटलीस्ट ये जो लोगों ने शुरू किए ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू। इवन मैंने न्यूज़ में ऐसे लोग देखे जिन्होंने MBAs हैं, they have higher degrees, और they were like selling food and they started their own business. Food, हम तो ये connotation attach कर लेते हैं कि नहीं, society will not take as very seriously. तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें ये चीज़ देखना है कि मैं अपने लिए अपने own पे I can utilize those concept in if even though कि मैं छोटे चीज़ से शुरू करूँ, लेकिन this is my skills. अगर आपकी अपने resources पे focus ज़्यादा होगा तो आपकी mental health इस चीज़ से डैमेज नहीं होगी कि आगे पीछे क्या हो रहा है। यू विल बी सर्वाइविंग, यू विल बी कोपिंग लाइक दैट कि आपकी आगे पीछे का जो माहौल है वो इफेक्ट जरूर कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की इन दिस पैंडेमिक, लोगों का मीडिया टाइम बहुत ज़्यादा है। इस तरह पहले भी आप शो में बात कर रहे थे कि लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आप उसको रिलायबल भी मानते हैं, राइट। सो ये हमें ये चीज़ें, क्योंकि हमें रिलायबल सोर्स को फेसबुक पे भी इनकलकेट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिलायबल सोर्सेज मिले। इवन दो कि न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे फेक वर्जन्स बने हुए, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है वो दूसरे सोर्स से मिलती है और लोग उसको पहले तस्दीक करना बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका एक टाइम डिफाइंड हो। जब आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी तो उसमें आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका ये सब चीज़ें देखें। आप जब प्रायोरिटी बेस काम करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से हो रही है, एंड व्हेन प्रोडक्टिविटी गिव्स यू सम टाइम, देन आप अपने लेजर टाइम के लिए उसको निकाल सकें। तो हम तो लेजर टाइम चला रहे हैं और प्रोडक्टिविटी हमारी सफ़र करती है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, यू डोंट नीड टू चेंज द होल वर्ल्ड। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, किस तरह हम अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए इस कोविड जैसे वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं? चूँकि चंद मिनट है हमारे पास, तो बयान कीजिएगा। जी हाँ, एक जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप ठीक रहेंगे तो फिर आप अपने उनकी बेहतर केयर कर सकते हैं और अपनी फैमिली का आप अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी एहतियात कीजिए, और इस वजह से आप अगेन वही मैं चीज़ें रिपीट करूंगा कि आप मास्क पहनिए जब आप लोगों से मिलें, आउटडोर के अंदर मैक्सिमम अपने काम निपटाने की कोशिश कीजिए, और अगर मेहमान है या आपके दफातर है तो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, अगर आप मुकम्मल खिड़कियां दरवाजे नहीं खुला रख सकते तो हर घंटे के बाद, क्योंकि जर्मनी ने देखा है कि हर घंटे के बाद भी अगर हम 10 मिनट के लिए खिड़कियां दरवाजे खोल के एयर को फ्रेश कर लें, उससे भी बीमारी की ट्रांसमिशन कम हो जाती है। तो वेंटिलेशन एक ऐसा मेजर एरिया है जो हमें ना सिर्फ कोरोना से की मुख्तलिफ वेरिएंट से बचाएगा, बल्कि आने वाली किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्लूडिंग फ्लू से भी उसी तरह बचाता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा अपने घरों को बनाते हुए, नए दफातर के अंदर को सिस्टम को सेटअप करते हुए कि हम आज से 50 साल पहले हमारे घर जिस तरह बनते थे, जिसमें ताज़ा हवा और धूप का ख्याल रखा जाता था, उस तरफ हमें वापस लौटना पड़ेगा। यकीन जी। सिद्रा साहब, लास्ट में आप क्या कहती हैं? जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, और उसके साथ वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। वैक्सीनेशन अगर आपने कराई हो तो अगेन आपका 18 से 20 टाइम्स यू आर मोर प्रोटेक्टेड।
तो बेशक 100% प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी वैक्सीन के अंदर, लेकिन उनकी डोज पूरी करवाइए और अगर बूस्टर है तो बूस्टर जरूर लगवाइए। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, बच्चों में जरूर अपनी वैक्सीनेशन उनको जो अवेलेबल है वो करवाएं। ठीक हो गया जी। सिद्रा साहिबा, आप क्या कहती हैं, आज की गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं? जैसा सर ने कहा कि हमें पिछले दौर में वापस जाना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पिछली वाली लेके आनी पड़ेंगी, वो चाहे अपने खाने में हो या चाहे अपने रहन सहन की चीज़ों में हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं रिहैबिलिटेशन में, उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें कि ड्रग केसेस बहुत बढ़ गए कोरोना में। अगर पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस कोरोना को सीरियस नहीं लेते, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से जो एक साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ का है। तो अपने जो जवान हमारे जो लोग हैं उनको इस तरह से प्रोएक्टिव कीजिए, उनको इस तरह से बिज़ी कीजिए, उनके साथ ऐसे इन्वॉल्व हुए ताकि ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों के अंदर ना आए। लोग अपने आप को ये चीज़ें इतना फ्री ना हो, अपने आप को इंडल्ज करें चीज़ों के अंदर, अपने आप को बिज़ी करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और उनको उस चीज़ के लिए हेल्प करें। उनको ये नहीं कहें कि दी यू हैव टू, प्रेशराइज नहीं करें, ताकि लोग आपको बहुत वक्त मिले, आप अपनी सलाहियतों को सामने ला सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप के अंदर जो टैलेंट है उसके बलबूते हम अक्सर काउंसलिंग में उनको ये बात बोलते हैं, मैंने कहा जब आप आइसोलेट होते हैं तो आइसोलेशन इज़ नॉट कि आपके लिए ये कहें कि आपकी कुछ सज़ा है। इट्स बेसिकली, अगर आप इसको समझें कि ये आपकी रिवाइव करने के लिए, आपको रिन्यू करने के लिए वो चीज़ें हैं। जब आप आइसोलेट हुए तो आप अपने आप को रिन्यू कीजिए, अपने आप को दोबारा बनाइए। सिद्रा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।